विद्युत सुरक्षा। विद्युत सुरक्षा जो है, विद्युत सुरक्षा में आपको क्या जानना है कि पहले तो बिजली के झटके से भी मृत्यु हो सकती है ना। बिजली का झटका जान ले सकता है। भारत में बिजली के झटके से प्रतिदिन 30 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यदि आप विद्युत ऊर्जा के घातक मात्रा के संपर्क में आते हैं तो आपको आघात हो सकता है या आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी मृत्यु को बिजली के झटके से हुई मृत्यु कहा जाता है। बिजली से होने वाले अन्य खतरों में अस्थायी तारों से होने वाला फॉल्ट, उदाहरण के लिए क्षतिग्रस्त सॉकेट, किसी विध्वंसक सामग्री में बिजली के कारण आग लगने के विस्फोट शामिल हैं। ज़्यादातर क्या होता है, अगर आपका डिफेक्टिव सॉकेट है, कोई आपने ज्वलनशील सामान जो है बिजली के आसपास रख रखा है तो उससे आग लग सकता है। आपकी ऐसी परिस्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है जिसमें आपको बिजली का झटका लग सकता है। आपका जीवन छीनने वाला बिजली निम्न में से कोई भी क्षति पहुंचा सकती है। क्या क्या कर सकता है? अंग विच्छेदन, अगर बिजली लगेगी तो अंग विच्छेदन हो सकता है, गंभीर रूप से जल सकते हैं, दिल की धड़कन रुक सकती है, हृदय आघात हो जाता है, तंत्रिका को क्षति पहुंचती है, सुनाई देना बंद हो जाता है, जिस अंग में बिजली का स्पर्श हुआ है उसका विकृत हो जाना, कई बार वो अंग जो है काम करना बंद कर देता है, विकृत हो जाता है। इसके अलावा बिजली का झटके लगने के बाद जब आप गिरते हैं तो दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अगर मान लीजिए आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और वहाँ बिजली का झटका लगा और ऊंचाई से आप गिर भी गए तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, अंग में सुनसुना हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, भ्रम, व्याकुलता, मांसपेशी, स्नायु आघात, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जब विद्युत प्रवाह आपके शरीर के एक अंग से होकर दूसरे अंग के बाहर निकलता है तो आपको बिजली का झटका लगता है। जब हमारे शरीर से करंट पास होता है तभी करंट लगता है। अगर आपने नीचे कोई कुचालक चीज़ें रख रखी हैं, लकड़ी या जूता पहन रखा है, तो क्या होगा? शरीर से आपके धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब तक वो शरीर से पास नहीं होगा, उसको अर्थ नहीं मिलेगा, तब तक आपको करंट नहीं लगेगा। इसीलिए जूता पहना जाता है। हम लोग सेफ्टी शू इसीलिए पहनते हैं। घर में देखा होगा आपने, हीटर वगैरह पे काम करते हैं तो हम लोग लकड़ी का पीढ़ा रख लेते हैं, नहीं तो बोरा, जूट का बोरा फोल्ड करके उसको रख लेते हैं ताकि वो उसको नीचे अर्थ ना मिले। अर्थ नहीं मिलेगा तो वो हमारे शरीर से प्रभावित नहीं होगी। बिजली द्वारा आपको क्षति पहुंचाने की मात्रा आपके शरीर में बिजली गुजरने के मार्ग तथा विद्युत धारा की मात्रा और आपके बिजली में संपर्क रहने के समय पर निर्भर करती है। मतलब बिजली से आपको कितना नुकसान होगा ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो बिजली किधर से किस मार्ग से होकर गुजर रही है। दूसरा, विद्युत धारा की मात्रा, कितना इंटेंसिटी का करंट है, लो इंटेंसिटी का करंट है या हाई इंटेंसिटी का करंट है। दूसरा, बिजली के संपर्क में रहने का समय, जो कॉन्टैक्ट टाइम है, आप कुछ सेकंड के लिए संपर्क में आए या कुछ मिनटों तक रह गए, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना नुकसान होगा। यह जानने के लिए कि कितनी मात्रा आपकी जान ले सकता है, एक उदाहरण क्या है? 1 से 4 एम्पियर की धारा आपके दिल की धड़कन को रोक सकती है। अगर 1 एम्पियर से 4 एम्पियर तक की भी करंट होगी तो भी हमारे वो दिल की धड़कन को रोक सकती है। आपके घरों में विद्युत झटकों से उपलब्ध धारा सामान्यतः 5 एम्पियर होती है। जो हमारे घर में बिजली होती की करंट होता है वो 5 एम्पियर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसका 1/50वां भाग आपको झटका देने और दूर फेंकने के लिए पर्याप्त है। उसका 1/50वां हिस्सा भी हमको झटका देने के लिए सफिशिएंट है। बिजली के झटके से मृत्यु। बिजली के झटके से अप्रत्यक्ष रूप से भी आपकी मृत्यु हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको सीढ़ी जैसे किसी ऊंचाई से गिर सकते हैं। बिजली के झटके से मांसपेशी संकुचन भी हो सकता है जिससे भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं। जब आपका मस्तिष्क आपकी मांसपेशियों को संकुचित करता है तो आप चलते हैं। बिजली का झटका अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन उत्पन्न करते हुए आपको फेंक सकता है। आप कल्पना करें कि जब आपके ऊंचाई से नीचे उतरने या ऊंचाई पर कार्य करते समय ऐसा हो गया तो इस प्रकार हाथ की मांसपेशियों के माध्यम से गुजरती बिजली आपको बिजली के तार को दूर फेंकने नहीं भी दे सकती, जिससे आपको बिजली के संपर्क में बने रहने और मृत होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो पकड़ जाता है, फिर वो छूटता
नहीं है। इसीलिए जब CISF वाले धुंध रहता है, अंधेरा रहता है, धुआं भरा हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, ताकि वो उनके हाथ में अगर बिजली का कोई सर्किट आ भी जाए तो वो उसके संपर्क में ना आए। बताए होंगे आपको, CISF वालों ने बताया होगा। वो जब अंधेरे में, जैसे मान लीजिए पूरा धुआं धुआं हो गया, तो वो जब अंधेरे में टार्च वार्च लिए रहते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसमें भी दिखाई नहीं देता है, तो वो अंदाज से बढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उनका मूवमेंट ऐसे नहीं रहता है कि मान लीजिए बिजली का कोई कंडक्टर अगर ऐसे वो छुएंगे तो वो उनके हाथ में पकड़ सकता है, इसीलिए वो ऐसे छूते हैं ताकि उसका बैक पोर्शन वो छुए और वो उससे उसके चिपकने का संभावना ना रहे। ऐसे रहेगा तो तुरंत छूट जाएगा। अब ऐसे पकड़ लिए तो बाई चांस ये अपना भी ग्रिप और वो फिर उसके बाद बिजली भी चिपक जाएगी, तो उसमें खतरे ज़्यादा होते हैं। पानी, दूसरा खतरा है, क्या है? पानी और बिजली का संपर्क ना होने दें। यदि आप भीगे हुए हैं या आपके उपकरण गीले हैं या वह स्थान जहां आप बिजली के सामानों के साथ कार्य कर रहे हैं पानी से भरा हुआ है, तो आपको खतरा बना रहेगा। कहीं मान लीजिए बारिश के दिनों में हम लोगों को कई बार पानी में जाके रीडिंग लेना है या छूना है, तो वो भी वो खतरा है। ऐसे में ये सब काम ना करें। आपकी ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है जिसमें आपको बिजली का झटका लग सकता है। बिजली के झटके से मृत्यु, अप्रत्यक्ष क्या है? ऐसे किसी व्यक्ति जो आपको यह लगता है कि बिजली के कारण चोटिल हुआ है, की सहायता करने से पहले यह ध्यान रखें कि यदि उसके शरीर में बिजली का प्रभावित हो रही होगी तो आपको भी चोटिल कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी को करंट लगा हुआ है और आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उसको आप डायरेक्ट ना छुएं। जब आप ऊंचाई पर किसी सीढ़ी या मचान की सहायता से कार्य करते हैं तो ध्यान रहे कि कोई भी नग्न तार यदि सीढ़ी या मचान के संपर्क में आती है तो इससे आपको और आपके साथी कामगारों को बिजली का झटका लग सकता है। ये हाइट पे काम करते समय तो ये ध्यान रखना है कि हमारी इसके फोल्डिंग के नज़दीक कोई भी वायर, इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक केबल कटा हुआ या ऐसे संपर्क में नहीं आना चाहिए। कई बार जो हमारा हैंड पावर टूल्स है, वो पावर टूल्स का ही भी केबल कटा हुआ है, तो केबल कटा हुआ है और वो इसके फोल्डिंग हमारा पूरा स्टील का बना हुआ है, अब वो उससे टच होगा तो हमें करंट लग सकता है। झटके के अलावा बिजली की धारा आपको धक्का भी दे सकती है जो आपको सीढ़ी या मचान से नीचे गिरा सकती है। झटका लगेगा, अगर शॉक भी लगता है तो भी आप ऊंचाई से गिर सकते हैं। आपकी ऐसी परिस्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है जिसमें आपको बिजली का झटका लग सकता है। अधिकांशतः बिजली का घातक झटका ऐसे लोगों को लगता है जो बिजली के झटके से संबंधित सुरक्षा संबंधित सावधानियों के बारे में अवगत होते हैं। यह देखा गया है कि बिजली का झटका उन्हीं लोगों को ज़्यादातर लगता है जो बिजली के झटके से संबंधित सुरक्षा के बारे में उनको मालूम रहता है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन को भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, जिसको कि सब उसके बारे में उसको मालूम है। बिजली के झटके की अधिकांश दुर्घटनाएं तब होती हैं जब कोई व्यक्ति जानते समझते हुए भी सुरक्षा संबंधित सावधानियों का पालन नहीं करता। एक चीज़ ये भी है कि जिसको ज़्यादा जानकारी होती है वो भी कई बार लापरवाह हो जाता है, असावधान हो जाता है, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए, बिजली से आपको क्षति या आपकी मृत्यु तभी होगी जब आप उसके संपर्क में आते हैं। जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे आपका कुछ भी नहीं होगा। ऐसे किसी व्यक्ति जिसे बिजली का झटका लगा हो को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह व्यक्ति बिजली के संपर्क में नहीं है। अगर बिजली के संपर्क में नहीं है तभी आप उसको हाथ से छूइए। अगर बिजली के संपर्क में है तो हमें किसी लकड़ी, किसी कुचालक चीज़ से, किसी गमछे से या सेफ्टी शू पहने हुए हैं तो पैरों से ही हमको उसको अलग करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सावधान रहें जब आप ऊंचाई पर या किसी मचान पर कार्य कर रहे हो या आसपास केबल पड़े हुए हैं। सदैव ऐसे केबल को हटा दें जो दूसरों को खतरा उत्पन्न करते हैं। सही लंबाई का केबल इस्तेमाल करें। केबल के बीच में लगाए गए जोड़ दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि केबल जॉइंट रहित हो, जॉइंट हो भी तो कम से कम हो, और अगर है भी जॉइंट तो सही ढंग से इंसुलेटेड हो, है ना, क्योंकि जितना जॉइंट होगा उतना ही दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। विद्युतीय उपकरण से कार्य करने से पहले आपको एक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होती है।
मतलब फर्स्ट एड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बिजली को कभी भी कम ना आके इसकी छोटी सी मात्रा भी जान लेने के लिए पर्याप्त है। अब बिजली में क्या है फर्स्ट एड? सबसे पहले तो आप अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो सबसे पहले आपको सप्लाई बंद करनी है। सप्लाई बंद करना है। अगर आपको सप्लाई भी नहीं पता है कि कहाँ से इसका सप्लाई ऑफ होगा तो उसको डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना है, किसी लकड़ी से, किसी प्लास्टिक के पाइप से, या आपके पास गमछा हो, कपड़ा हो कुछ, उस कपड़े से उसके पैर में फंसा के और हमको खींच देना है। या कुछ नहीं है तो आप तुरंत जूता, सेफ्टी जूता पहने हुए हैं, सेफ्टी शू से ही उसको अलग कर दीजिए। जिस चीज़ से वो संपर्क में है उसको पैर से मार दीजिए, वो अलग हो जाएगा। फिर उसको व्यक्ति को ले जाके हवादार जगह में लिटा दीजिए। उसके कपड़े अगर कसे हुए हैं तो कपड़ों को ढीला कर दीजिए। उसके बाद उसको हवा लेने दीजिए। कई बार होता क्या है कि दुर्घटना स्थल पे व्यक्ति चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्या हुआ करके। सड़क दुर्घटना में भी आप देखें या किसी भी दुर्घटना में चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, तो घेरना नहीं चाहिए। घेरने से क्या होता है, ऑक्सीजन बाधित होती है। ऑक्सीजन बाधित होगा तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। तो एक ही दो आदमी जो जानकार हैं, जिनको फर्स्ट एड मालूम है, वो रहें, बाकी लोग दूर से देखें। तो उसके बाद आप उसके चेक करिए एयरवेज, मतलब ब्रीथिंग चेक करिए, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सांस कैसे पता चलेगा चल रही है नहीं चल रही है? उसका पेट देखिए, पेट अगर अप डाउन हो रहा है तो सांस चल रही है। नाक से भी पता चल जाता है, नाक से भी नहीं पता चल रहा है, पेट से भी नहीं पता चल रहा है तो आप उसका फिर सर्कुलेशन देखिए। सर्कुलेशन देखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे हाथ पे आप जैसे डॉक्टर पकड़ते हैं उस तरह से 2 उंगली ऐसे पकड़िए। ये पकड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है तो आप 2 उंगली लीजिए और यहाँ पे ऐसे दबाइए गले के पास। तो जब गले के पास आप दबाएंगे तो आपको उसका रिदम मिलेगा, मतलब चल रहा होगा पल्स तो आपको मिलेगा, इसका मतलब उसकी सांस चल रही है। फिर आप उसके पानी के छींटे दीजिए और सांस चल रही है तो CPR देने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आपको CPR देने की ज़रूरत है। तो CPR में आप क्या करेंगे कि आप उसकी ठोड़ी है चीन, इस चीन को थोड़ा पीछे कर देंगे, लेटा देंगे ताकि ये एयरवेज ओपन हो जाए। सबसे पहला एयरवेज को ओपन करेंगे। दूसरा, इस तरह से हम हाथ को स्ट्रेट रख के पंजे को एक पंजे को दूसरे पंजे के ऊपर करके उसके सीने पे या सेंटर पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये बेंड नहीं होना चाहिए, ये हमारा सीधा रहेगा। और ऐसे करके हमको 25 बार दबाना है, पंप करना है, 25 बार ऐसे दबाना है, प्रेस करना है। और इतना दबाएंगे कि ये कम से कम 1 इंच दबेगा, उसका सीना जो है चेस्ट 1 इंच अंदर की ओर धसेगा। तो ऐसे करके 25 बार करना है। फिर 2 बार उसके मुंह में सांस फूकना है, अपना मुंह उसके मुंह पे रख के और फूकना है। तो फूकते समय उसके जो नथुना है उसको अपने उंगलियों से बंद कर देना है, ताकि मुंह से फूकेंगे तो नाक से निकल जाएगा हवा, तो उस समय आपको बंद रखना है। जब आप फूकेंगे तो उस समय बंद रखना है। फिर 25 बार ऐसे करना है, फिर 2 बार फूकना है, फिर 25 बार दबाना है, फिर 2 बार फूकना है। इस तरह से करने से उसका अगर हार्ट बंद हो गया होगा तो रिवाइव हो जाएगा वो, और काम करना, धड़कना चालू हो जाएगा। तो CPR देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद कार्य करते समय क्या याद रखना चाहिए? परियोजना में आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य या आपके संचालन से इस परियोजना में किसी दूसरे व्यक्ति को खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से किसी को भी खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कार्य करते समय पहले हाथों से पहले अपने बुद्धि का उपयोग करें। हैंड से काम बाद में करेंगे, पहले माइंड लगाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या चीज़ें हमको लेके जानी है, साइड पे क्या क्या हमको सावधानियाँ रखनी है, ये सब चीज़ें हमें पहले से सोच लेना है। अपनी स्वयं की धारणाओं के आधार पर कोई कार्य आरंभ न करें। अपनी स्वयं की धारणा, कुछ लोग धारणा बना लेते हैं ना कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे चढ़ने का जुगाड़ होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे। पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए, हकीकत में जीना चाहिए। वहाँ क्या स्थिति है वहाँ जाने के बाद ही संभव देख के ही आप बता पाएंगे। पहले से कोई अनुमान, धारणा नहीं बैठाना है।
आपका अति विश्वास आपको और दूसरे को खतरे में डाल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस को पीछे छोड़ के जाइए। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस काम सही नहीं है। विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरा कर सकता है। आपको अपने कार्य में स्वयं और दूसरे साथी कामगारों को होने वाले खतरों का ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वयं जांचें और अपने सुपरवाइज़र से पुष्टि करें कि आपके पास सुरक्षित रूप से कार्य करने का ज्ञान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मौजूद है। आपके आसपास चल रहे अन्य कार्यों से होने वाले खतरों के प्रति भी सचेत रहें। मान लीजिए ऊपर में आपके गैस कटिंग या वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो अब आपका काम गैस कटिंग वेल्डिंग का नहीं है, आपका काम इलेक्ट्रीशियन का है। तो ऊपर में क्या क्या, उसकी वजह से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। उसके स्प्लिटर ऊपर गिर सकते हैं, जल सकते हैं, आपका केबल जल सकता है। इस तरह की चीज़ों से हमें सचेत रहना चाहिए। एक खतरा होता है आपका ऊपरी केबल। ऊपरी केबल से क्या खतरा है? यदि आप दुर्घटनावश ऊपरी विद्युत लाइन के संपर्क में आ जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इन केबलों में बहुत अधिक वोल्टेज होते हैं। अभी आपको हमने बताया ना, वो फ्लैग वाला, वो व्यक्ति जो है अपने छत पे फ्लैग लगाने गया और उसके छत पे काई लगी हुई थी, स्लिपरी सरफेस था, पैर फिसला और वो फिसलने के साथ ही वो पाइप इलेक्ट्रिक केबल से टच में हो गई और वो वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा है कि जब भी आप आवेशित विद्युत लाइनों के नीचे या आसपास सीढ़ी का उपयोग करते हैं तो आप पता चले बिना ऊपरी पावर लाइनों के इतना करीब पहुंच सकते हैं जो कि खतरा हो सकता है। जब आप बुरी तरह से जल सकते हैं, आप बुरी तरीके से जल सकते हैं या अपनी सीढ़ी के नीचे गिर सकते हैं और आपको गंभीर चोट लग सकती है। इस तरह का जो है ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कई बार गाड़ियों की वजह से भी हो जाती है। जो गाड़ी जा रही है उसमें बहुत सारा सामान लोहे का ऊपर तक जा रहा है और रेलवे लाइन वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, तो क्रॉसिंग के दौरान क्या होता है कि वो टच कर जाता है और टच करने की वजह से पूरी गाड़ी में जो है करंट दौड़ता है, उसकी वजह से आग भी लग सकती है और जान भी जाती है। इसके अलावा जो है जब आप कोई एक्सटेंडेबल प्लेटफॉर्म या सीजर लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जब आप कोई किसी मेन बास्केट में कार्य कर रहे हैं जो विद्युत लाइन के पास है या उसके नीचे लटक रही है, तो आपको पता चले बिना आप आवेशित ऊपरी विद्युत लाइन के समीप पहुंच सकते हैं। एलिवेटेड जो प्लेटफार्म होता है उसमें भी खतरा रहता है। आप बुरी तरीके से जल सकते हैं या आप प्लेटफार्म से नीचे गिर सकते हैं, आपको गंभीर चोट लग सकती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल से भी खतरा हो सकता है। वो खतरा कहाँ होगा? एक्सकेवेशन के दौरान, जहाँ खुदाई का काम हो रहा है, सिविल का काम हो रहा है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में खुदाई करते हैं जहाँ भूमि के नीचे विद्युत केबल बिछाए हुए हैं, तो आप उन्हें काट देते हैं। कई बार वो कट जाता है पोकलेन से, जेसीबी से या मैनुअल कुदाल वगैरह से जो कर रहे हैं फावड़े से, तो आप विद्युत धारा प्रभावित हो रहे केबल के संपर्क में आ सकते हैं। यदि आप दुर्घटनावश भूमि के नीचे दबे हुए केबल के संपर्क में आते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ऐसे केबल में बहुत अधिक वोल्टेज प्रभावित होते हैं। ऊपरी और भूमिगत केबल, तो क्या करें? ऊपरी विद्युत लाइनों का ध्यान रखें। अपने सुपरवाइज़र से सुरक्षित दूरी के बारे में पूछें। सदैव यह मानकर कार्य करें कि ऊपरी तारों में विद्युत प्रभावित हो रही है। किसी भी ऊपरी विद्युत लाइन के आसपास धातु की सीढ़ी का प्रयोग न करें। ध्यान रहे, जब आप गड्ढा खोद रहे होते हैं तो आप भूमि के नीचे दबे हुए केबल को देख नहीं सकते। सदैव अपने सर्वेक्षक से पूछें कि क्या गड्ढा खोदना सुरक्षित है। जब आपको भूमिगत केबल के आसपास कार्य करना हो तो खुदाई हाथों से करें। आग, दोषपूर्ण तथा अनुचित तरीके से संस्थापित विद्युत प्रणाली के कारण बार बार आग लगने की घटना होती है। बिजली की वजह से ज़्यादातर आग फिक्स्ड वायरिंग जैसे कि दोषपूर्ण बिजली के आउटलेट, पुरानी वायरिंग जैसी समस्याओं के कारण लगती है। खराब या अव्यवस्थित विद्युत कनेक्शन आग का एक प्रमुख कारण है। एक्सटेंशन कॉर्ड, प्लग, सॉकेट, स्विच की खराबी भी बिजली के कारण लगने वाली आग की वजह बन सकती है। क्या करें आग में? यह सुनिश्चित करें कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें कोई अव्यवस्थित कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वायरिंग को ओवरलोड न करें।
अपने यंत्र का प्लग लगाने से पहले सदैव सॉकेट, MCB आदि की रेटिंग की जांच करें। सदैव RCCB वाले सॉकेट का प्रयोग करें। सतर्क रहें और केबल तथा यंत्रों पर लगाए गए बिजली रोधी आवरण को क्षतिग्रस्त हो जाने पर अपने सुपरवाइजर को सूचना दें। जब आप कार्य छोड़कर जाने से पहले तो सावधान रहें और लाइट फिक्चर्स जैसी सामान्य वस्तुओं से चिंगारी आदि की जांच कर लें। ऐसे सामान्य तथा दृश्यमान क्षेत्रों में भी आग लग सकती है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि आप बिजली की आग देखते हैं तो यदि आप आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किए गए हैं तो आग बुझाना शुरू न करें। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली सर्वोत्तम कार्रवाई आपके द्वारा नियंत्रण कक्ष व अपने सुपरवाइजर को तुरंत सूचित किया जाना होगा। इलेक्ट्रिक में आपको पता है कि हमको ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 का ही प्रयोग करना है। फायर एक्सटिंग्विशर वाटर का और फोम का प्रयोग नहीं करना है। वाटर और फोम का प्रयोग करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। और उसमें भी अगर कोई कंप्यूटर से आइटम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कंट्रोल रूम हो गया, कोई C&I का उपकरण हो गया, तो उसमें आपको सिर्फ CO2 का प्रयोग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलाने का तरीका सिंपल है, आपको मालूम है कि सबसे पहले उसका पिन निकालना है, उसको एम करना है, एम करने के बाद उसको स्विच कर देना है, स्विच करने के बाद उसको स्वीप कर देना है। उसमें है तो आपका वाल्व जैसा होता है, पहले पिन निकाल दीजिए, फिर वाल्व को पकड़ के घुमा दीजिए और जहाँ पकड़ने के लिए बना होता है वहाँ पे पकड़ लेना है। इसके अलावा जो है आर्क फाल्ट क्या है? कल्पना करें कि आप सूर्य पर हैं, उस गर्मी की कल्पना करें कि आप आसमान से गिरने वाली बिजली की चपेट में आते हैं। अब एक ऐसे विस्फोट की कल्पना करें जिसमें बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक तीक्ष्ण जलने वाला प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इसे ही आर्क फ्लैश कहते हैं। आर्क फ्लैश क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और लाइट भी बहुत ज़्यादा निकलती है, प्रकाश भी बहुत ज़्यादा निकलता है। कल्पना करें कि यह आपसे टकरा रहा है, मतलब हमसे टकरा रहा है, ठीक है। यह आर्क फ्लैश आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह होती है जब विद्युत चालकों के बीच इंसुलेशन टूट जाते हैं। यह एक आर्क फ्लैश किसी विद्युत विस्फोट जैसा होता है और जो अत्यधिक ताप और चमकीली तथा तीव्र प्रकाश फेंकता है। हाई वोल्टेज में होने वाले आर्क दाब तरंगें भी उत्पन्न करते हैं जिससे हवा तेज़ी से गर्म हो जाती हैं और विस्फोट हो जाता है। जैसा कि जब अब तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर्क फ्लैश आपको जला सकता है, जान ले सकता है, आग लगा सकता है और विस्फोट कर सकता है। आप आर्क फ्लैश की घटना से केवल तभी बच सकते हैं जब आपको दिए गए सभी अनुदेशों का पालन करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसका आप पूरा पालन करेंगे तभी आप उससे बच पाएंगे। आर्क फॉल्ट का कारण क्या है? आर्क फॉल्ट का कारण है अधिकतर आर्क फॉल्ट उपकरण में खराबी, अनुचित संस्थापना, संरक्षण व मानव त्रुटि के कारण होता है। कोई भी अगर फॉल्टी उपकरण है, फॉल्ट है उपकरण में, या मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, या कोई मानव त्रुटि है, ह्यूमन ईरर, कोई मानवीय गलती हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है। यदि आप आवेशित उच्च वोल्टेज कंडक्टर को स्पर्श कर देते हैं, यदि आप विद्युत प्रभावित हो रहे किसी अवयव के बीच में या उसके पास कोई यंत्र या अन्य कोई धातु गिरा देते हैं, कोई दो कंडक्टर है उसके बीच में आपने कोई टूल्स लगा दिया लोहे का, तो क्या होगा? उसके शॉर्ट कर जाएगा। वही बता रहा है कि उसके अवयव के बीच में या उसके आसपास कोई यंत्र या कोई अन्य धातु गिरा देते हैं, कोई मेटालिक चीज़ आप गिरा देते हैं। यदि आप उपकरण के कंपार्टमेंट के भीतर फ्यूज या पेन, स्पैनर आदि जैसी कोई धातु की वस्तु रख देते हैं और वे फिसलकर किसी विद्युत प्रभावित हो रहे कंडक्टर के संपर्क में आ जाते हैं। अति आत्मविश्वास के कारण या भूलवश आप यह सुनिश्चित नहीं करते कि उपकरण को सही तरीके से विद्युत प्रवाह रोक दिया गया है। जब आप किसी ऐसे उपकरण का कवर हटा देते हैं जो अंदर से लूजनेस है, अव्यवस्थित है, यहाँ तक कि सरल कार्य जैसे कि विद्युत प्रभावित हो रहे उच्च वोल्टेज कंडक्टर के पास भारी धूल, संचित धूल व जंग
को उड़ाने से आर्क फ्लैश का कारण बन सकता है। कई बार जो डस्ट वगैरह होता है उसको उड़ाने के चक्कर में भी आर्क फ्लैश हो जाता है। और इसके अलावा जंग, जो मूर्छा लगा रहता है, रस्ट, उसकी वजह से भी आर्क फ्लैश का कारण बन जाता है। आर्क फॉल्ट का एक कारण है ऑपरेटर। ऑपरेटर से क्या होता है कारण गलती? उपकरण तक पहुंचने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। स्विच गियर को अलग या सामान्य न करें जब तक कि आप ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित और लिखित रूप से अनधिकृत न हो। या तो आप ट्रेंड नहीं हैं या आपको परमिट नहीं मिला है, तब तक आप काम स्विच गियर से अलग या सामान्य न करें। स्विच गियर को अलग या सामान्य न करें जब तक कि आपको लिखित स्विचिंग निर्देश नहीं दिए गए हैं, लिखित निर्देश, और आप वास्तव में उसे समझ नहीं जाते। संचालन के अनुक्रमण में लिखित स्विचिंग निर्देशों को उस व्यक्ति के समझ पढ़ें जिसने आपको अनुक्रम की समझ की पुष्टि करने का निर्देश दिया है। स्विच गियर को अलग या सामान्य करते समय पीपी आर्क फ्लैश सूट पहने। जब भी हमको स्विच गियर को अलग करेंगे या नॉर्मल करेंगे तो पीपी मतलब जैसे आर्क फ्लैश सूट आदि को पहनना है। अनुक्रम में अगले चरण पर जाने से पहले लिखित निर्देश देने वाले व्यक्ति के साथ प्रत्येक प्रचालन की पुष्टि करें। आर्क सूट पहनने होने पर भी स्विचिंग ऑपरेशन के दौरान विद्युत स्विच गियर से दूरी बनाए रखें। सदैव यह मानकर कार्य करें कि उपकरण में विद्युत प्रवाह हो रहा है। यह तो हमेशा मान के चलें, कभी भी किसी के कहने पे ना माने कि आप इसमें विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही। आपको ये मान के चलना है कि सप्लाई हो रही है। अपने इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करिए, इंश्योर कर लीजिए कि उसमें प्रभावित नहीं हो रही है, विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है, तभी आप काम करिए। कई बार होता है कि कंट्रोल रूम से फ़ोन आया आपको या सुपरवाइज़र ने बता दिया कि जाइए आपका परमिट हो गया है ना, अब आप काम कर सकते हैं, और आप गए एकाएक काम किए और वो पता चला चार्ज है। तो ये तो हमेशा मान के चलना है कि विद्युत प्रभावित हो रही है और आप उसको जब तक खुद से पुष्टि न कर ले तब तक आप उसको न मानें। अपने पर्यवेक्षक से उपकरण अलगाव की पुष्टि करें। आइसोलेशन की पुष्टि अपने सुपरवाइज़र से कर लें कि आइसोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। प्रत्येक सर्किट व कंडक्टर पर काम करने से पहले प्रत्येक बार इसकी जांच कर लें। जब भी हमको सर्किट या कंडक्टर पर काम करना है उसकी जांच कर लेना है, चेक कर लेना है। स्विचिंग ऑपरेशन के दौरान समीपवर्ती क्षेत्र में न रहें। जब भी स्विचिंग वाली ऑपरेशन हो रहा है तो उसके आसपास के क्षेत्र में न रहें। आपके काम में कभी बोल्ट को कसते हुए कवर लगाना शामिल है। आपके काम में सभी बोल्टों को कसते हुए कवर लगाना शामिल है। ये मतलब उसको कवर को बोल्ट भी लगाना भी काम में ही शामिल है। आर्क फ्लैश से जलना। जब आप स्विचिंग ऑपरेशन कर रहे हों या यदि उस क्षेत्र के आसपास में हो जहां स्विचिंग ऑपरेशन किया जा रहा है तो सदैव आर्क सूट को पहने। आर्क सूट जब उचित तरीके से नियत और इस्तेमाल किए गए हों तो आपको आर्क फ्लैश के दौरान होने वाले जलने की घटना तथा ताप से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे गंभीर चोट का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा बैटरी बैंक और बैटरी से भी खतरा है। उद्योगों और भारी वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी बैंक आमतौर पर लेड एसिड प्रकार के होते हैं। लेड एसिड बैटरी होती है ना, लीड एसिड। इसका उपयोग उच्च दर पर करंट को स्टोर व डिलीवरी करने के लिए किया जाता है। बैटरी का काम ही है, करंट को स्टोर करता है फिर बाद में डिलीवर करता है। इसमें धातु होती है और एसिड से भरे होते हैं, मेटल्स होते हैं और एसिड से भरे होते हैं। बैटरियों में अत्यधिक संग्रहित ऊर्जा हो सकती है। कुछ परिस्थितियां जैसे टर्मिनलों पर गिराए गए धातु के एक्सपेंशन द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यह ऊर्जा बहुत तेज़ी से अत्यधिक ताप रिलीज कर सकती है। फॉल्ट के कारण होने वाले विस्फोटों में पिघली हुई धातु की बौछार हो सकती है। जो मेटल्स हैं उसका बौछार भी हो सकता है, आँख में भी जा सकता है, जो गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। बैटरी बैंक के आसपास मौजूद विस्फोटक गैसों को प्रज्वलित कर सकती है। बैटरी में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ज्वलनशील होता है। इसीलिए जब बैटरी को हम रखते हैं तो हवादार जगह में रखते हैं, वेंटिलेटेड जगह में रखना है। वहाँ पे कोई भी ज्वलनशील की चीज़ें, धूम्रपान करना, बीड़ी पीना, ये सब चीज़ें मना होती हैं और वेंटिलेटेड जगह होती है। इसीलिए वेंटिलेटर रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है।
बैटरी ऊर्जा को संग्रहित करती है जो चार्जिंग बंद हो जाने के बाद भी मौजूद होती है। खुले टर्मिनल डिटेक्शन की गई बैटरी पर भी खतरे का कारण बन सकते हैं। विशिष्ट बैटरी वोल्टेज कम प्रतीत होने पर भी बैंक के रूप में संग्रहित ऊर्जा की बड़ी मात्रा मौजूद रहती है जो विस्फोट कर सकती है। स्टोर्ड भी रहता है, उसमें चार्ज तो रहता ही है स्टोर्ड। बैटरी रूम बिजली का झटका, चिंगारी जो विस्फोट के कारण बन सकते हैं की संभावना को कम करने के लिए हमेशा विद्युत रोधी संसाधनों का उपयोग करें। अपने नग्न हाथों से बैटरी टर्मिनल को कभी भी न छुएं। ब्रेसलेट व अन्य धातु के गहने निकाल दें जो बैटरी टर्मिनल पर लटक रहे हों या गिर सकते हैं। यदि बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्हें एक तापावरोधी इंसुलेटिंग कंबल के साथ कवर कर दें। बैटरी या बैटरी बैंक में हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है। हवा की मात्रा से 4 से 72% के बीच विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। चार्ज होते समय लेड एसिड बैटरी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर सकती है। यहाँ तक कि वाल्व विनियमित बैटरी जो अनुरक्षण मुक्त दाब मोचन वाल्व के माध्यम से हाइड्रोजन रिलीज कर सकती है। यदि बैटरी के चार्जिंग मापदंडों से अधिक समय तक बैटरी चार्ज हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप हीटिंग से विस्फोट की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ये तो जान ही रहे आप, कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक चार्ज कर देंगे तो वो विस्फोट हो सकती है, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो। अगर 1 घंटे में मोबाइल चार्ज फुल हो जाती है, 2 घंटे में, आप दिन भर रात में लगा के चले जाएंगे, कई बार बैटरी उसकी एक्सप्लोड हो जाती है, फुल जाती है, फट भी आती है। हमेशा जांच कर लें कि यदि आप किसी बैटरी रूम में प्रवेश कर रहे हैं तो वेंटिलेशन फ़ैन चल रहा है या नहीं। वेंटिलेशन वगैरह फ़ैन चलते रहना चाहिए। चिंगारी जो विस्फोट का कारण बन सकती है की संभावना को कम करने के लिए हमेशा इंसुलेटेड संसाधनों का उपयोग करें। बैटरी व बैटरी बैंक में एसिड क्या होता है? अत्यधिक संक्षारक होता है तथा इससे आपकी त्वचा और आँखों को जल सकता है। क्या करें बैटरी एसिड के लिए? यह जाने कि अगर आप एसिड के संपर्क में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। काम शुरू करने से पहले आई शावर व सेफ्टी शावर की जांच कर लें। आई शावर रहता है ना, जहाँ जहाँ आपका बैटरी रहता है वहाँ आई शावर लगा रहता है, ताकि तुरंत आप आँख में या चेहरे पे आ गया, तुरंत आई शावर से आप फेस को धुल लें। नहीं आई शावर लगाए तो भी पानी है, अगर नॉर्मल पानी भी है तो उससे आप तुरंत छींटे मार लें। बैटरी कैप को खोलते समय कभी भी किसी भी बैटरी के ऊपर अपना चेहरा न ले जाएं। उसके ऊपर कभी भी अपना चेहरा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से एसिड स्पिल हो सकता है। दूरी बना के रखें। एसिड को भरने के लिए धातु व कंटेनर का उपयोग न करें। एसिड को भरने के लिए कभी भी मेटालिक कंटेनर का उपयोग न करें। प्लास्टिक कंटेनर हो तो चलेगा, मेटालिक नहीं करना है। त्वचा व आँखों पर एसिड के छींटे पड़ते की स्थिति में प्राथमिक उपचार जाने तक पानी से धोते रहें। फर्स्ट